हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गणेश और आप सबका स्वागत है तेज सिविल्स के करंट अफेयर चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चैनल तेज सिविल की जो मेन यूट्यूब चैनल है उससे अलग है। इस चैनल पर हम मेनली करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी न्यूज़ आएगी और जो अपना ये नया प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उसको टैकल करेंगे। तो आप में से जिन लोगों ने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले जाकर इसे सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये अलग चैनल बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। वॉट वॉज द नीड, है ना। ये अलग चैनल बनाने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरपीएससी ने एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका होता है उसमें जो है चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिया है। और आरपीएससी एक्चुअली चाहती है कि स्टूडेंट जो है अब करंट अफेयर्स को सीरियसली लेना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता होगा कि आरएएस प्रीलिम्स में करंट अफेयर की अगर वेटेज की बात करें तो ऑन एन एवरेज 23 से 25 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, जो आपके किसी भी सब्जेक्ट से ज्यादा है। और जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे यह पता चलता है कि लास्ट के 1-2 महीने पढ़कर शॉर्ट्स, वन लाइनर और विदाउट कॉन्टेक्स्ट वाले नोट्स पढ़ने से अब तो पार नहीं पड़ने वाली। तो फिर क्या करें। तो इसी का आंसर देने के लिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अभी ही क्यों, वाई नाउ, अभी क्या जरूरत पड़ी लाने की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 2025 का फर्स्ट हाफ जो है, पहले जो 6 मंथ है वो एंड हो चुके हैं और अब जो सेकेंड हाफ है वो स्टार्ट हो चुका है। और जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी होगी उसके लिए इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर मैं करंट अफेयर्स से पूछे जाने क्वेश्चन का ब्रेकडाउन करूं कि कौन से या कितने मंथ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अपन ये कह सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एग्जाम से इमीडिएटली पहले के जो 4 महीने होते हैं वहां से ऑन एंड अराउंड 75% क्वेश्चन करंट अफेयर के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। अगर यही मैं 6 मंथ की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 85% जो क्वेश्चंस होते हैं वो 6 महीने से हिट हो जाते हैं। और 10 से 12 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी के सभी क्वेश्चन, या फिर मैं अगर कहूं 99% क्वेश्चन 10 से 12 महीने में सब आ जाते हैं। तो इसलिए ये सेकेंड हाफ ऑफ 2025 यानी जुलाई के स्टार्ट से आप नेक्स्ट वैकेंसी के लिए सीरियसली जो है करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो में अपन जुलाई का जो फर्स्ट वीक है यानी कि फर्स्ट से 8 जुलाई की करंट अफेयर्स को अपन कवर करेंगे। और कल से अपन जो है डेली करंट अफेयर की वीडियोस लाएंगे और डेली के अपन करंट अफेयर्स जो है कवर करेंगे। यहां पर अपना प्लान ये है कि डेली करंट अफेयर्स में अपन 5 इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे। पहले उनका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो पूरी न्यूज है उसे अपन कवर करेंगे। ठीक है, मैं ज्यादा बर्डन नहीं रखूंगा, ज्यादा न्यूज नहीं रखूंगा। जो दिन की महत्वपूर्ण 5 न्यूज होगी वही अपन कवर करेंगे, जिसमें अपन नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक या फिर स्पोर्ट्स या फिर राजस्थान संबंधित
जो भी ऐसी 5 महत्वपूर्ण न्यूज होगी वही कवर करेंगे, यानी कि आपके डेली के 15 से सिर्फ 20 मिनट। और जब आप डेली के 15 से 20 मिनट करंट अफेयर को दोगे ना, तो आने वाले 7, 8, 9, 10 महीने बाद आप कितनी बार इन चीजों को रिवाइज करोगे। और यही एक सॉल्यूशन है जिस टाइप के क्वेश्चंस जो है आरपीएससी अब फ्रेम कर रही है। लास्ट के 1-2 महीने पढ़ने से अब नहीं होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, जो ये अपना सेशन होगा इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी। तो इसकी पीडीएफ आप जो तेज सिविल का ऐप है वो डाउनलोड करके, वहां पर आपको ये पीडीएफ फ्री में अवेलेबल होगी डेली की। इसके अलावा टेलीग्राम पर जो तेज सिविल का आरएएस और पीएसआई के लिए जो ग्रुप है, वहां पर भी जो डेली की ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, अब लास्ट में मैं बात करना चाहता हूं एक और, कि जून मंथ की जो करंट अफेयर की मैगजीन है, ये आप देख सकते हो, इंग्लिश की और ये हिंदी की दोनों अवेलेबल हो गई है तेज सिविल की ओर से। और इसमें अपन ने सुजस, पीआईबी और जो भी ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, या फिर मैं बात करूं राजस्थान संबंधित तो राजस्थान पत्रिका, इन सारी न्यूज़पेपर और ये वेबसाइट्स जो है सुजस और पीआईबी, यहां से न्यूज को कवर किया गया है। और जो अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको ध्यान में रखकर जो है न्यूज फ्रेम की गई है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन और उससे संबंधित न्यूज की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रैंकिंग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, ताज होटल भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। टाटा समूह भारत का सबसे सशक्त या मजबूत ब्रांड है। ताज होटल इज द मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड। टाटा ग्रुप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड। अब इनमें से कौन से कथन सही है? तो इनमें से दोनों ही कथन गलत है, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि ताज होटल जो है वो भारत का सबसे सशक्त ब्रांड है और टाटा समूह जो है वो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। न्यूज देखते हैं। तो ब्रांड फाइनेंस 100 रैंकिंग 2025 जारी की गई, किसके द्वारा? तो लंदन में स्थित एक कंपनी है ब्रांड फाइनेंस, उसके द्वारा। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 100 जो ब्रांड्स है उनकी कुल ब्रांड वैल्यू 236.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है। और इसमें सबसे पहले नंबर पर कौन सी ब्रांड है? तो टाटा समूह जो है लगातार पहले नंबर पर कायम है। ठीक है, और वो इकलौती ऐसी ब्रांड है जिसकी ब्रांड वैल्यू 30 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर चुकी है। अगर 2025 के भारत के 5 सबसे मूल्यवान ब्रांड्स की बात करें तो पहले नंबर पर टाटा समूह है, दूसरे पर इंफोसिस है, तीसरे पर एचडीएफसी, चौथे पर भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी, और पांचवें पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। वहीं अगर मैं भारत के 5 सबसे शक्तिशाली यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की बात करूं तो पहले पर ताज होटल्स, दूसरे पर एशियन पेंट्स, तीसरे पर अमूल, चौथे पर हीरो और पांचवें पर तनिष्क। ठीक है, अब इसी से संबंधित कुछ और न्यूज की बात करूं मैं, जो पिछले 1-2 महीने में पूछी गई है या न्यूज में रही है। क्यूएस द्वारा यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी। ठीक है, उस रैंकिंग में भारत की ओर से आईआईटी दिल्ली जो है पहले स्थान पर रही। इंडिया में जो है आईआईटी दिल्ली पहले स्थान पर रही। और आईआईटी दिल्ली की ग्लोबली क्या रैंक रही? तो 1, 2, 3, 123। और ग्लोबली पहले नंबर पर क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन रही? तो एमआईटी, यूएसए में स्थित एमआईटी। इसी के अलावा एक और इंडेक्स जारी किया गया था, द
टाइम्स हायर एजुकेशन रिपोर्ट या फिर इंडेक्स। और इस यूनिवर्सिटी इंडेक्स के अनुसार टॉप 100 में भारत की टोटल 4 यूनिवर्सिटीज थी, और भारत में जो पहले नंबर पर रही वो थी अमृत विश्व विद्यापीठ। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। क्यूएस में पहले नंबर पर आईआईटी दिल्ली थी जो ग्लोबली 123वीं रैंक पे थी, और द यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एवीवी यानी कि अमृत विश्व विद्यापीठ है वो पहले नंबर पर रही, और टॉप 100 में टोटल 4 यूनिवर्सिटीज थी। इसके अलावा अपन ने ब्रांड फाइनेंस की देखी। ब्रांड फाइनेंस में सबसे मूल्यवान ब्रांड टाटा समूह और सबसे मजबूत ब्रांड अपन ने देखा ताज होटल्स। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया सालखन फॉसिल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सालखन फॉसिल पार्क recently added to the tentative list of UNESCO World Heritage Site is located in which Indian state? मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या आंसर है इसका? उत्तर प्रदेश। ये आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश के सालखन जीवाश्म पार्क यानी फॉसिल पार्क को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, आपको बस ये नाम ध्यान रखना है कि ये कौन से स्टेट से है। इसके अलावा हाल ही में ओडिशा के सिमलीपाल नेशनल पार्क सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल नेशनल पार्क को भारत का 107वां नेशनल पार्क जो है घोषित किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखना कि आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, सालखन जीवाश्म पार्क और मिलान में आपको स्टेट्स दिए जाएंगे, एक दो और ऐसे पार्क या फिर जो भी न्यूज में रहा है उसे देखकर। ठीक है, तो सिमलीपाल ओडिशा में जो 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना, और सालखन जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश में जो यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसे सोनभद्र जीवाश्म पार्क भी कहते हैं क्योंकि ये सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस एक्सप्रेसवे पर शुरू की गई? इंडियाज फर्स्ट एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वाज लॉन्च्ड ऑन विच एक्सप्रेसवे? यमुना, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे या मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है द्वारका एक्सप्रेसवे। ये आप देख सकते हो कि भारत का पहला एआई समर्थित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम द्वारका एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया गया। ठीक है, NH248BB। तो ये कौन सा एक्सप्रेसवे है? द्वारका एक्सप्रेसवे। एक और न्यूज अपन ने पिछले कुछ महीने में देखी थी कि भारत फोरकास्टिंग सिस्टम ये लॉन्च किया गया भारत द्वारा। जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया जाता है, वेदर का जो पूर्वानुमान लगाया जाता है, उसके लिए जो भारत फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था। और इसकी क्या विशेषता थी? तो ये दुनिया का, वर्ल्ड का पहला ऐसा फोरकास्टिंग सिस्टम था जो 6 किलोमीटर तक का रेजोल्यूशन देगा। ठीक है, तो इसलिए ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको संचालित किसके द्वारा किया जाएगा? तो एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है अर्क, सुपर कंप्यूटर अर्क द्वारा। और ये भारत फोरकास्टिंग सिस्टम जो था किसके द्वारा निर्मित था? तो ये था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी जो कि पुणे में स्थित है, उसके द्वारा निर्मित। ठीक है, तो ये दो न्यूज अपन ने कवर कर ली कि भारत का पहला एआई समर्थित ट्रैफिक सिस्टम कहां पर जो है लॉन्च किया गया। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे यानी कि NH248BB पर। और जो भारत फोरकास्टिंग सिस्टम जो था
वो कहां पर लॉन्च किया या फिर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये IITM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजिकल पुणे द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और ये मौसम पूर्वानुमान यानी कि वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है। और ये दुनिया का पहला ऐसा फोरकास्टिंग सिस्टम है जो 6 किलोमीटर के रिजोल्यूशन देगा। और ये सुपर कंप्यूटर अर्का द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पहली बार बाघिन S2 की प्रतिमा का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया? A statue of tigress S2, the first in Rajasthan, was unveiled in which tiger reserve? रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विजदारी टाइगर रिजर्व। क्या है आंसर? इसका आंसर है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये आप देख सकते हो कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में ST2 टाइग्रेस मेमोरियल, ये आप फोटो देख सकते हो कि इनकी टाइग्रेस जो S2 टाइग्रेस थी उनकी प्रतिमा लगाई हुई, इसका अनावरण किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो ये राजस्थान में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया। ठीक है, और S1 और S2 के बारे में बात करते हैं तो वर्ष 2008 में रणथंबोर से बाघ ST1 और ST2 को सरिस्का में स्थानांतरित किया गया था। और ST2 को क्वीन मदर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि कहां पर किया गया, तो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व में किया गया। इससे पहले अपन ने और भी कुछ न्यूज पढ़ी थी गत कुछ महीनों में कि नाहरगढ़ है, रणथंबोर है, सरिस्का है, वहां पर बागिन ने शक्ति बागिन, रानी बागिन, इन्होंने कुछ शावकों को जन्म दिया था। तो वो भी चीज ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेशिया में आयोजित मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर प्रतियोगिता में खिताब किसने जीता? हु वॉन द टाइटल एट द मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर कॉम्पिटिशन हेल्ड इन मलेशिया? ठीक है, किसके द्वारा जीता गया? प्रियंका चोपड़ा, कोमल वैष्णव, सुष्मिता सेन या दिया मिर्जा? क्या है इसका आंसर? कोमल वैष्णव। ये आप देख सकते हो कि मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर 2025 राजस्थान की कोमल वैष्णव ने मलेशिया में आयोजित यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर प्रतियोगिता में खिताब जीता। ये आप जो कोमल वैष्णव जी है उनकी तस्वीर देख सकते हो। ठीक है, अच्छा कुछ और न्यूज की बात करें तो हाल ही में मिसेज 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 राजस्थान का खिताब कौन जीते? किसने जीता? तो निधि शर्मा जी ने। ठीक है, ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने जीता मिसेज राजस्थान का खिताब? निधि शर्मा ने। अच्छा, एक और न्यूज थी हाल ही में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लो कि हाल ही में मिस वर्ल्ड का जो खिताब है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये थाईलैंड की ओपल सुचाता ने। थाईलैंड की ओपल सुचाता ने। ठीक है, और ये आयोजन जो मिस वर्ल्ड का हुआ कहां पर? तो ये हुआ था हैदराबाद में। ठीक है, इंडिया में हुआ हैदराबाद में, इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ओपल सुचाता मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतने वाली थाईलैंड की पहली महिला बनी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 28 जून 2025 को 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कहां आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 29th स्टेट लेवल भामाशाह अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 28 जून 2025? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या फिर कोटा? क्या है आंसर? जयपुर। ये आप न्यूज देख सकते हो कि 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कहां पर? 28 जून 2025 को जयपुर में आयोजित हुआ। ठीक है, ये समारोह अपने मूल रूप में 5 साल के बाद जो है आयोजित किया गया। कोविड के बाद इसे प्रॉपर तरीके से आयोजित नहीं किया गया था। 5 साल के बाद जो है इसे मूल रूप से आयोजित किया गया। ठीक है,
अगर इसमें पुरस्कार श्रेणियों की बात करें तो शिक्षा विभूषण राज्य स्तर पर पुरस्कार किसे दिया जाता है? जो 1 करोड़ से अधिक का दान करता है। वहीं शिक्षा भूषण जो पुरस्कार है वो दिया जाता है जो 30 लाख से 1 करोड़ तक के बीच का दान करता है। और जो शिक्षा श्री का जो पुरस्कार है जिला स्तर पर दिया जाता है वो 1 लाख से जो 29.99 लाख जो के बीच का जो दान करता है उसे दिया जाता है। अगर इस सम्मान समारोह की बात करें तो 135 भामाशाहों और 91 प्रेरकों को सम्मानित किया गया। 1 करोड़ से अधिक दान करने वाले 35 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण दिया गया। 30 लाख से 1 करोड़ के बीच दान करने वाले 100 जो भामाशाहों को शिक्षा भूषण पुरस्कार दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि विश्व का पहला जेट चालित मानव रूपी रोबोट आयरन क्यूब 3 किस देश द्वारा विकसित किया गया? विच कंट्री डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेट पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट आयरन क्यूब 3? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी या इटली? क्या है आंसर? इसका आंसर है इटली। न्यूज देखते हैं तो इटली का आयरन क्यूब 3 बना दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला मानवाकार रोबोट। ये आप फोटो देख सकते हो, ये ह्यूमन शेप का रोबोट है। किसके द्वारा बनाया गया? तो इटली के जेनोवा में स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा। और ये क्या है? दुनिया का पहला जेट संचालित जो मानवाकार रोबोट है। ठीक है, इसके निर्माण में 2 टीमें थी। एक पहली टीम जो थी इसका नेतृत्व किया एलेक्स जेनोटी ने और दूसरी टीम का नेतृत्व किया गियानलूका लकारिनो ने। ठीक है, ये नाम हालांकि आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप ज्यादा ना उलझे। आप ये ध्यान रखना कि कौन से देश द्वारा जो इस ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाया गया, ये बस आप ध्यान रखना। अच्छा, कुछ और न्यूज देखते हैं जो हाल ही में साइंस एंड टेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज में रही। सर्वम एआई जो है, भारत की सर्वम एआई जो कंपनी है, सर्वम एआई द्वारा बुलबुल V2 सॉफ्टवेयर टेक्स्ट टू स्पीच, यानी अपन टेक्स्ट लिखेंगे उससे वो स्पीच जनरेट करेगी। ये एक एआई सॉफ्टवेयर सर्वम एआई द्वारा लॉन्च किया गया था हाल ही में। इसके अलावा देखते हैं गूगल द्वारा एक एआई सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम है एआई मात्र्योश्क। ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ और चीजें देखें या फिर डिफेंस से रिलेटेड कुछ और चीजें देखें तो SDAL यानी कि सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने भारत में भार्गवास्त्र नाम का एक एंटी ड्रोन प्रणाली लॉन्च की। क्या नाम है? भार्गवास्त्र। और ये कहां पर की, इसकी टेस्टिंग कहां पर हुई? तो इसकी टेस्टिंग हुई थी ओडिशा में। भार्गवास्त्र, ये नाम ध्यान रखना, ये सीधा आपके प्रीलिम्स में या किसी और एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि भार्गवास्त्र, या फिर ऐसा पूछा जाएगा SDL द्वारा लॉन्च किया गया एंटी ड्रोन प्रणाली जो है उसका क्या नाम है या फिर कहां लॉन्च किया गया था। तो भार्गवास्त्र नाम है और ओडिशा में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा हाल ही में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें भारत की ओर से जो एंटी एयर डिफेंस जो सिस्टम था, भारत की ओर से एयर डिफेंस सिस्टम, उसका क्या नाम था? उसका नाम था आकाश तीर। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आप ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 2025 में शुरू की गई UN80 पहल का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र के महासचिव किसके द्वारा किया गया? मतलब कौन जो यूएन के महासचिव है जिनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया? हु इज द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल लीडिंग UN80 इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2025?
25। ठीक है, कौन है? ऑप्शन में क्या है? बान की मून, एंटोनियो ग्यूटेरस, कॉफी अनान, या फिर एंटोनियो डी ओलिवेरा। क्या है आंसर? कौन है महासचिव अभी यूएन के? तो एंटोनियो ग्यूटेरस। न्यूज देखते हैं। तो यूएस संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक शासन में सुधार हेतु यूएन80 पहल की शुरुआत की। अब आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है, या फिर इनफैक्ट मेंस में भी यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो यूएन80 पहल है वो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, कि यूएन का जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें सुधार। ठीक है, जो प्रशासनिक ढांचा है वो डे टू डे जो वर्क करता है उसमें सुधार करने के लिए और आधुनिकरण के लिए यूएन80 पहल की गई है। ठीक है, और कौन है अभी जो यूएन के महासचिव है? तो वो है एंटोनियो ग्यूटेरस। कुछ और अगर अपन मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात करें कि हाल ही में जिनको नियुक्त किया गया प्रेसिडेंट या फिर अगर महासचिव की बात करें तो एडीबी के एक अध्यक्ष एडीबी के अध्यक्ष चुने गए थे मसातो कंधा। इसके अलावा जर्मनी की एनालेना बेयरबॉक को यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, इसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली जो महिला अध्यक्ष चुनी गई उनका नाम क्या था? जो जियाई। ये चाइना से है और जो जियाई एआईआईबी यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली जो महिला अध्यक्ष चुनी गई। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखना कि आपके प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं कि एडीबी के अध्यक्ष कौन है, या फिर यूएनजीए की अध्यक्ष किसे चुना गया, या हाल ही में कौन चुनी गई। ठीक है, या एआईआईबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, या फिर यूएन का अभी जो महासचिव है वो कौन है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। यूएन महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरस, एडीबी अध्यक्ष मसातो कंदा एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो, यूएनजीए यूएन जनरल असेंबली जो है उसकी एनालिना बेयरबॉक जर्मनी की, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जो जियाई चाइना की जो है ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि इफ्को जो है इंडियन फर्टिलाइजर फार्मर कोऑपरेशन, इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक विनिर्माण संयंत्र कहां स्थापित किया? वेयर हैज इफ्को एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? अर्जेंटीना, ब्राजील, अमेरिका या यूएई? क्या है आंसर? इसका आंसर है ब्राजील। तो ये न्यूज देख सकते हो आप, इफ्को ने ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया। ठीक है, और ये एक जॉइंट वेंचर है, संयुक्त उद्यम यानी जॉइंट वेंचर है किसके बीच में? ब्राजील की कंपनी नैनोफर्ट और इंडिया के बीच में, इंडिया की इफ्को के बीच में। ठीक है, और इसे कहां स्थापित किया जाएगा? तो ब्राजील के पराना राज्य में स्थित कैंपिना ग्रांदे डो सुल में। आप तो ब्राजील का नाम ध्यान रखना बस। नेक्स्ट न्यूज, 19वें सांख्यिकी दिवस का आयोजन 29 जून 2025 को किया गया। इससे संबंधित जो कथन है उस पर विचार करना है। कंसिडर द 19th स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 29 जून। पहला स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, या ये कार्यक्रम, सेकंड जो कथन है, ये कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया गया। इनमें से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है केवल दो।
देखते हैं न्यूज। तो आप देख सकते हो कि 19वां सांख्यिकी दिवस 29 जून 2025 को आयोजित हुआ। ये प्रोफेसर पीसी महलनोबिस जो है उनकी जयंती के अवसर पर जो इसको सेलिब्रेट किया गया। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जो जयपुर, आरआईसी जो है, आरआईसी में इसका आयोजन किया गया और इसके मुख्य अतिथि थे भजनलाल शर्मा, ना कि प्रधानमंत्री मोदी। थीम देखे तो ये नेशनल राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के 75 वर्ष पूरा होने के ऊपर इसकी थीम जो है इस पर आधारित थी। ठीक है, अगर कुछ शुरुआत या प्रमुख लोकार्पण की बात करें तो सांख्यिकी वर्ष पुस्तक यानी कि स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2025 जारी की गई। राजस्थान के लिए एसडीजीज रिपोर्ट जारी की गई, सतत विकास लक्ष्य, और वेबसाइट भी जारी की गई। ठीक है, अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो भारत के 5 ईयर प्लान्स हैं उसमें से किस प्लान को, विच 5 ईयर प्लान, कौन से प्लान को महलनोबिस प्लान कहा जाता है? कौन से प्लान को महलनोबिस प्लान कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जून 2025 में आयोजित प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की? हु चेयर्ड द 21st स्टीयरिंग कमिटी मीटिंग ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट हेल्ड इन जून 2025? अश्विनी कुमार चौबे, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मुंडा या गजेंद्र सिंह शेखावत? क्या है आंसर? भूपेंद्र यादव। हाथी परियोजना की 21वीं संचालन समिति की बैठक किसके द्वारा की गई? तो आप देख सकते हो कि भूपेंद्र यादव जो हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है, उनके द्वारा जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसकी 21वीं संचालन समिति की जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता की गई। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं कि अगर कोई मीटिंग है तो उस मीटिंग में भारत की ओर से किसने जो भारत को रिप्रेजेंट किया या उसकी अध्यक्षता किसने की, ये सारे क्वेश्चन आज के टाइम आरपीएससी काफी पूछ रही है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। और ये बैठक कहां पर हुई? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो देहरादून उत्तराखंड में है वहां पर हुई। और हाथी परियोजना के अगर बारे में बात करें तो 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या है ये? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और इस बैठक में क्या सब किया गया? तो जो हाथी बहुल राज्य है उनके वरिष्ठ अधिकारी है, वैज्ञानिक है, क्षेत्रीय विशेषज्ञ है, उन सारों ने मिलकर हाथी यानी कि एलिफेंट्स के संरक्षण के बारे में बात की, कॉरिडोर्स के बारे में बात की। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत कब हुई? तो 1973 में। और ये किस प्रकार की योजना है? तो ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। हाथी परियोजना 1992 में और जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में लॉन्च की गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 पर विचार करें। कंसिडर द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। ठीक है, भारत को, पहला कथन, भारत को वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 116वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला कथन, आइसलैंड को सबसे शांतिपूर्ण देश का दर्जा दिया गया। कौन से कथन सही है इसमें? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक ना ही दो? कौन सा सही है? इसमें है केवल दो। चलिए न्यूज देखते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, वैश्विक शांति सूचकांक 2025, ये कौन सा संस्करण था? सबसे पहले ये 19वां संस्करण था। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की क्या रैंकिंग रही इसमें? तो भारत ने
2.229 स्कोर के साथ 115वां स्थान 115वां स्थान प्राप्त किया। और पिछले साल यानी कि 2024 की तुलना में भारत ने एक स्थान की बढ़ोतरी की, सुधार किया, बढ़ोतरी नहीं, मैं सुधार कहूंगा, सुधार किया, 116 से 115वां स्थान प्राप्त किया। और सबसे शांतिपूर्वक देश कौन सा रहा? तो आइसलैंड रहा, जो लगातार 17 वर्ष तक इसी स्थान, पहले स्थान पर कायम है। ठीक है, अगले दो कौन से हैं? टॉप 3 में कौन से हैं? आइसलैंड के अलावा आयरलैंड और न्यूजीलैंड। और सबसे कम शांतिपूर्ण देश रूस रहा 163वें रैंक पर। और अगर मैं बात करूं 162वें रैंक पर कौन सा है, तो रूस का दोस्त यूक्रेन है ना। अभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, 163 पर रूस रहा और 162 में यूक्रेन रहा। कवरेज की बात करें तो 163 देशों का ये आकलन करता है। और अगर मैं बात करूं कि किन क्षेत्रों पर जो देशों का जो आकलन किया जाता है, तो ये 3 क्षेत्रों पर किया जाता है। सोसाइटल सेफ्टी, सामाजिक सुरक्षा, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट यानी कि वर्तमान में जो चल रहे संघर्ष है वो, और तीसरा है सेना यानी कि मिलिट्री। इन 3 क्षेत्रों के आधार पर ग्लोबल पीस इंडेक्स 163 देशों का जो है आंकलन करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की क्या रैंक रही, तो भारत की रैंक रही 115। स्कोर क्या रहा? 2.229। पहले स्थान पर आइसलैंड, लास्ट पे तो रूस। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अच्छा, कुछ और अगर मैं इंडेक्स की बात करूं जो हाल ही में न्यूज में रही, तो एक अपन बात कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यूएनडीपी द्वारा जो जारी की जाती है, मानव विकास रिपोर्ट। इसमें भारत की क्या रैंक रही? 130। टॉप पे कौन रहा? तो आइसलैंड। अच्छा, और मैं एक इंडेक्स की बात करूं जो रिसेंटली न्यूज में थी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। और इसमें भारत की क्या रैंक रही? तो 131। किसके द्वारा टॉप किया गया? तो अगेन आइसलैंड। ठीक है, आप देख सकते हो ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आइसलैंड, और ग्लोबल जेंडर गैप में भी आइसलैंड। भारत की रैंकिंग ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 130 और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 131। एक और इंडेक्स की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसका इंडेक्स रिलीज किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स रिलीज किया गया, सतत विकास रिपोर्ट 2025। इसमें भारत की क्या रैंक रही? तो इंडिया की रैंक थी 99। टॉप पे कौन रहा? तो टॉप पे रहा फिनलैंड। ठीक है, इसके अलावा एक और रिपोर्ट जारी की गई थी, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक की मैं अगर बात करूं तो भारत की रैंक थी 71वीं, 71, और टॉप पे रही स्वीडन। ये सारी जो इंडेक्स या रिपोर्ट्स जो थी पिछले कुछ 2-3-4 महीनों में न्यूज में रही है। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप किसी स्टिकी नोट्स पे इन सारी जो इंडेक्स जो अभी न्यूज में है इनको लिखो, किसके द्वारा जारी की जाती है, भारत की क्या रैंक है, पहले पर कौन है और लास्ट पे कौन है, और भारत का क्या स्कोर रहा। इस तरीके से आप एक स्टिकी नोट या एक छोटा सा नोट बना के अपने डेस्क पे या फिर जहां पर भी आप पढ़ते हो वहां पर लगा सकते हो, जिस वजह से जो है आप बार बार इस चीज को रिवीजन कर पाओ और कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। जून 2025 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की 22वीं बैठक कहां आयोजित की गई?
वेयर वॉज द 22nd मीटिंग ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? बीजिंग, ताशकंद, छिंगदाओ या अस्ताना? क्या है आंसर? एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई थी? तो छिंगदाओ चीन में। ये आप देख सकते हो 22वीं एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर? छिंगदाओ चीन में, 25 से 26 जून के बीच में। इसकी जो थीम, क्या थीम थी ये, किस थीम पर यह आधारित था? संघाई भावना को बनाए रखना, एससीओ गतिशील, अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। और इसमें टोटल यानी कि सभी जो 10 एससीओ देश है उन्होंने भाग लिया, सभी 10 एससीओ देश के रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया। और अभी एससीओ महासचिव की मैं बात करूं तो कौन है? नुरलान येरमेकबोव। ठीक है। और भारत की ओर से अगर ये रक्षा मंत्रियों की बैठक है तो ऑब्वियसली राजनाथ सिंह ने भारत को जो है रिप्रेजेंट किया। और अगली जो एससीओ की बैठक होगी 2026 में रक्षा मंत्रियों की, वो किर्गिस्तान में होगी। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना कि एससीओ की मीटिंग कहां पर हुई? तो छिंगदाओ चीन में। 30 जून 2025 को राजस्थान का नया पुलिस महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी ऑफ राजस्थान ऑन 30 जून 2025? आलोक त्रिपाठी, ओम प्रकाश गल्होत्रा, भूपेंद्र यादव या राजीव कुमार शर्मा? क्या है आंसर? राजीव कुमार शर्मा। ठीक है। और इसको आप कर लोगे न्यूज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30 जून 2025, तारीख ध्यान रखना, 30 जून 2025 को राजस्थान सरकार ने 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार शर्मा को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया। अगर मैं राजीव कुमार शर्मा की बात करूं तो यूपी के मथुरा जिले के मूल निवासी है और 1990 के आईपीएस अधिकारी है। इनकी अगर कार्यकाल की मैं बात करूं तो इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा और जुलाई 2027 तक चलेगा। ये चीज आप ध्यान में रखना, क्योंकि आजकल जो है आरपीएससी डेट्स काफी पूछ रही है कि किस डेट को नियुक्त किए गए या किस डेट तक रहेंगे। तो 30 जून 2025 को राजीव कुमार शर्मा को डीजीपी राजस्थान का डीजीपी नियुक्त किया गया। 2 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहेगा, जुलाई 2027 तक। अच्छा, कुछ और अगर नियुक्ति की बात करें इंपॉर्टेंट, तो हाल ही में उत्कल रंजन साहू यूआर साहू को आरपीएससी का नया अध्यक्ष चुना। ये ध्यान रखना। इसके अलावा राजस्थान का जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के 43वें चीफ जस्टिस कौन बने? तो वो थे के आर श्रीराम। के आर श्रीराम को राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। ठीक है। तो ये 2 न्यूज आप ध्यान में रखना। अच्छा, राजीव कुमार शर्मा से पहले मेहरडा जी को जो अतिरिक्त भार दिया गया था डीजीपी का टेम्पररी तौर पर, और फिर जो है राजीव कुमार शर्मा को नए या फिर परमानेंट 2 साल के लिए डीजीपी नियुक्त किया गया। ये ध्यान में रखना थोड़ा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भारत की पहली सहकारी बाइक ऑन रेंट को-ऑप राइड, जिसका नाम है, का शुभारंभ कहां किया गया? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव बाइक ऑन रेंट सर्विस को-ऑप राइड लॉन्च्ड? जयपुर, भोपाल, उदयपुर या अहमदाबाद? क्या है आंसर? उदयपुर। भारत की पहली सहकारी बाइक ऑन रेंट सेवा को-ऑप राइड उदयपुर में शुरू की गई। बस यही ध्यान रखना कि कहां पर शुरू की गई, तो उदयपुर में। किसके द्वारा? तो जो अपने राजस्थान के जो सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री है गौतम कुमार डक, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। एक और न्यूज जो रिसेंटली न्यूज में थी, उदयपुर की जो पिछोला झील है, लेक पिछोला है, पिछोला झील,
पिछोला झील में पहली इंडिया की पहली डबल डेकर बोट का भी उद्घाटन किया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखना। तेगबीर सिंह माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। माउंट एल्ब्रस किस उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तेगबीर सिंह became the youngest person in the world to climb Mount Elbrus. Mount Elbrus is the highest peak of which continent? एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या नॉर्थ उत्तर अमेरिका? क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है यूरोप। ये आप देख सकते हो कि तेगबीर सिंह बना माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई करने वाले दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति। या फोटो देख सकते हो, और ये बीच में जो है ये है तेगबीर सिंह। तेगबीर सिंह जिनकी उम्र 6 वर्ष 9 माह है, वो माउंट एल्ब्रस की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। अगर माउंट एल्ब्रस की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम रूस में कॉकस पर्वतमाला जो है उसमें स्थित है, और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 5,642 मीटर या 18,510 फीट ये ऊंचा है। और ये रूस और जो पूरा यूरोप है उसका सबसे ऊंचा स्थान है। और इन्होंने महाराष्ट्र के जो वागा कुसागर है उनका रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। ये जो 7 समिट चैलेंज जो होता है, जो 7 जो कॉन्टिनेंट्स है उनकी जो 7 ऊंची चोटियां है उन पर चढ़ने का चैलेंज जो होता है, उसी चैलेंज के अंतर्गत जो है ये माउंट एल्ब्रस पर जो इन्होंने चढ़ाई की थी। ठीक है, अगर 7 समिट चैलेंज के बारे में बात करूं तो हाल ही में विश्वनाथ कार्तिकेय जो इंडिया के सबसे यंगेस्ट माउंटेनियर बने, जिन्होंने जो 7 समिट जो है उस चैलेंज को पूरा किया, और ये वर्ल्ड के सेकंड यंगेस्ट बने। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। क्या नाम है? विश्वनाथ कार्तिकेय। एक और न्यूज हाल ही में, एक दुखद न्यूज थी हाल ही में कि बीकानेर के राकेश बिश्नोई माउंट लोहस्ते जो कि चाइना और नेपाल में के बीच में स्थित है, वहां पर चढ़ाई करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। वो भी 7 समिट के तहत। तो क्या नाम है उनका? राकेश बिश्नोई। कहां से है वो? बीकानेर से। 7 समिट चैलेंज के टाइम माउंट लोहस्ते इस पर चढ़ाई के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो ये 2 नाम ध्यान में रखना, विश्वनाथ कार्तिकेय, राकेश बिश्नोई, और बाकी तेगबीर सिंह जो सबसे यंगेस्ट दुनिया के बने एल्ब्रस पर चढ़ने वाले। ठीक है, जून 2025 में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की जो ग्लोबल रैंक क्या थी ये बताएं। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका आंसर है तीसरा। न्यूज देखते हैं। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 भारत के 64 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर बरकरार। पहले स्थान पर कौन है? तो यूएसए 758 यूनिकॉर्न के साथ, और दूसरे पर कौन है? चाइना 343 यूनिकॉर्न के साथ, और भारत जो अभी अपन ने देखा तीसरे स्थान पर 64 यूनिकॉर्न के साथ। अगर यूनिकॉर्न की बात करें तो सबसे शीर्ष या टॉप यूनिकॉर्न कौन सा है? अगर वैल्यूएशन की बात करें तो यूएसए का जो स्पेस एक्स है वो विश्व का सबसे शीर्ष यूनिकॉर्न है, जिसकी वैल्यूएशन 350 अरब अमेरिकी डॉलर है। यूनिकॉर्न क्या होता है? तो ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो। 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो। ठीक है, ऐसे ही कुछ और नाम है। सूनिकॉर्न क्या होता है? ऐसा स्टार्टअप जो 1 बिलियन डॉलर
पहुंचने ही वाला होता है, जिसकी वैल्यूएशन, उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। और ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 मिलियन से ज्यादा हो, ठीक है, उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट न्यूज, जून 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the new secretary of RAW यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट? समंत गोयल, राजेश रंजन, ए के शर्मा या पराग जैन? क्या है आंसर? पराग जैन। पराग जैन बने रॉ के नए प्रमुख। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा जो है इन्हें चुना गया और आधिकारिक रूप से 1 जुलाई 2025 को ये कार्यभार संभालेंगे और ये 2 वर्ष तक जो है कार्यभार संभालेंगे। ये आप फोटो देख सकते हो पराग जैन की। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार जो उन्नत स्टील्थ डिटेक्शन में सक्षम है किस संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया? विच ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फोटोनिक रडार फॉर एडवांस स्टील्थ डिटेक्शन? डीआरडीओ, इसरो, बीईएल या बार्क? तो इसका आंसर है डीआरडीओ। स्टेल्थ डिटेक्शन के लिए डीआरडीओ ने भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार पेश किया। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के जो अधीन है डीआरडीओ, उसमें स्टेल्थ डिटेक्शन यानी कि जो गुप्त विमान होते हैं, स्टेल्थ क्या होता है? ऐसे जो विमान उनमें उनको जो है डिटेक्ट करना मुश्किल होता है ना। नॉर्मल जो भी रडार होते हैं उनसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन जो भारत ने ये फोटोनिक रडार जो बनाया है, इसके द्वारा जो स्टेल्थ वाले जो विमान वगैरह जो होंगे, ड्रोन्स या विमान जो भी, उन्हें जो है डिटेक्ट किया जा सकता है। और ये भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार है। इसकी डिजाइन किसने की? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रडार विकास स्थापना द्वारा इसकी जो है डिजाइन की गई। ये नाम थोड़ा ध्यान में रखना, पूछे जाने की संभावना है वो, मतलब क्योंकि जो ट्रेंड बदल रहा है, मैं वही कह रहा हूं कि जो डीआरडीओ ने इसको लॉन्च किया है, ये ना पूछ के वो ऐसा पूछेंगे कि इसको किसने डिजाइन किया है। तो ये ध्यान रखना, LRDE ने। ठीक है, अगर इसकी विशेषता की बात करें तो ये रडार पारंपरिक माइक्रोवेव रेडियो फ्रीक्वेंसी की बजाय जो प्रकाश आधारित फोटोनिक तकनीकें होती है, जैसे लेजर या फिर ऑप्टिकल फाइबर, उनका उपयोग करके जो है ये पता लगाता है स्टेल्थ विमानों का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज कि राजस्थान की पहली अंतरराष्ट्रीय एआई रोबोटिक्स साइबरनेटिक्स प्रयोगशाला की स्थापना कहां की गई? राजस्थान फर्स्ट इंटरनेशनल एआई रोबोटिक साइबरनेटिक लेबोरेटरी एस्टैब्लिश्ड। वेयर वाज इट एस्टैब्लिश्ड? ठीक है, आईआईटी जोधपुर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, निम्स विश्वविद्यालय जयपुर या बीकानेर मेडिकल कॉलेज? इसका आंसर है निम्स। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि राजस्थान की पहली अंतरराष्ट्रीय एआई रोबोटिक साइबरनेटिक प्रयोगशाला का उद्घाटन 1 अप्रैल 2025 को जयपुर में स्थित निम्स यूनिवर्सिटी में किया गया। ठीक है, और ये जो है राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम हुआ, उसके अंतर्गत राजस्थान सरकार और निम्स यूनिवर्सिटी के बीच में एक एमओयू हुआ था। उस एमओयू के तहत जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, आसियान भारत क्रूज संवाद 2025 कहां आयोजित किया गया? वेयर वाज फर्स्ट एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग 2025 हेल्ड? न्यू दिल्ली, कोची केरल, चेन्नई तमिलनाडु या पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार? इसका आंसर है चेन्नई तमिलनाडु। प्रथम आसियान भारत क्रूज संवाद, ठीक है, किनकी अध्यक्षता में किया गया? अगेन मैंने आपको बोला ऐसे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो जो केंद्रीय पोत परिवहन जलमार्ग जो मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उनकी अध्यक्षता में चेन्नई तमिलनाडु में इसका जो है इस उद्घाटन का जो आयोजन किया गया था। ठीक है, और ये संवाद क्या है? भारत और आसियान देश है, उनके बीच में जो समुद्री सहयोग को जो सुदृढ़ करने के लिए इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें जो क्रूज टूरिज्म होता है, जहाजों के माध्यम से जो टूरिज्म होता है, उसको बढ़ावा देने, और जो अभी अपन ने देखा कि जो समुद्री सहयोग है वो बढ़ाने के लिए ये जो है डायलॉग या संवाद रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन कि रेलवे से संबंधित यात्री सेवाओं के लिए रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए सुपर ऐप का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली लॉन्च सुपर ऐप बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर
रेलवे रिलेटेड पैसेंजर सर्विसेज। स्वारेल, रेल सेतु, रेल वन या भारत रेल? क्या है आंसर? रेल वन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल वन सुपर ऐप लॉन्च किया। किसके द्वारा ये जो ऐप है, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया या फिर किसके द्वारा इसको विकसित किया गया? तो जो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके द्वारा, ठीक है, जो रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र है उसके द्वारा जो है रेल वन ऐप को विकसित किया गया, ठीक है। और ये जो इससे पहले का जो स्वरेल ऐप है उसका पुनः ब्रांडेड वर्जन है, और इसमें जो भी रेलवे के जो यात्री होंगे उनके जो भी रेलवे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा होगा उसे एकीकृत रूप से इस प्लेटफॉर्म पर जो है उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, भारत की नौसेना को प्रोजेक्ट 17A के तहत दूसरी स्टील्थ फ्रिगेट यार्ड 12652 उदयगिरी किसने सौंपी? Who delivered second ship stealth frigate yard 12652 उदयगिरी अंडर प्रोजेक्ट 17A to इंडियन नेवी? GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड? क्या है आंसर? इसका आंसर है MDL यानी कि मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। भारतीय नौसेना को स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी की प्राप्ति प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत किसके द्वारा? ये आप देख सकते हैं कि मजगांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा जो है ये दी गई, ठीक है। और प्रोजेक्ट 17A क्या है? प्रोजेक्ट 17A तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत जो भारतीय जो नौसेना है उसको युद्धपोत जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और किसके द्वारा जो इनका निर्माण किया जाता है? ये जो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और जो GRSE है इनके द्वारा जो 17A प्रोजेक्ट 17A के जो युद्धपोत है उनका निर्माण किया जाता है। लेकिन जो ये अपन उदयगिरी देख रहे हैं इसको जो है MDL यानी कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने ही निर्मित किया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि डिजाइन की, अपन ने बात की कि डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका डिजाइन जो है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो उसके द्वारा जो इसका डिजाइन किया गया, ठीक है। और प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत कुल 7 उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट्स का निर्माण किया जा रहा है, ये चीज भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। और ये प्रोजेक्ट 17A का सेकंड युद्धपोत है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2025 वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स में कराटे में स्वर्ण पदक जीता? विच स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम राजस्थान वॉन द गोल्ड मेडल इन कराटे एट 2025 गोल्ड पुलिस वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स? कचनार चौधरी, दिलीप कुमार मालव, प्रिया शेखावत या अवनी लखेरा? क्या है आंसर? दिलीप कुमार मालव। न्यूज देखते हैं कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 कहां पर? बर्मिंगम अलाबामा USA में, ठीक है। ये ध्यान रखना कहां पर किया, तो बर्मिंगम अलाबामा USA में किया गया इसको आयोजित, ठीक है, 27 से 6 जुलाई तक। और इस प्रतियोगिता में अगर राजस्थान पुलिस के प्रतिभागियों की बात करें तो टोटल राजस्थान पुलिस की ओर से 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और इसमें कचनार चौधरी जो कि सब इंस्पेक्टर है राजस्थान पुलिस में, उन्होंने शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीता और डिस्कस थ्रो में रजत पदक यानी कि सिल्वर जीता। और जो दिलीप कुमार मालव है जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है झालावाड़ वहां पर ये अभी पोस्टेड है, उन्होंने कराटे में स्वर्ण पदक जीता और रोमानिया की टीम को हराया, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। दिलीप कुमार मालव कराटे में स्वर्ण पदक, कचनार चौधरी जो है शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक और डिस्कस थ्रो में रजत पदक। कहां पर आयोजित? तो बर्मिंगम अलाबामा USA में। नेक्स्ट न्यूज, BCCI की मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला कौन बनी? Who became the second woman from Rajasthan to be included in BCCI's match referee panel? मीनाक्षी बंसल, आस्था माथुर, प्रिया चौधरी या अंजलि शर्मा? क्या है आंसर? आस्था माथुर। ये आप देख सकते हो कि जयपुर की आस्था माथुर BCCI की मैच रेफरी पैनल में शामिल की गई और इस सम्मान को प्राप्त करने वाली राजस्थान की दूसरी महिला बनी। ये आप फोटो देख सकते हो आस्था माथुर जी का, ठीक है। नेक्स्ट,
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेब आधारित एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ वेब बेस्ड यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? सी राइज, जल अलर्ट, सी फ्लड, रेन ट्रैक। क्या है आंसर? सी फ्लड। ये आप देख सकते हो कि केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल ने एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड लॉन्च की। ठीक है, तो ये आप नाम थोड़ा ध्यान में रखना। और बाकी जो इसकी विशेषता यही होगी कि बाढ़ से निपटने के लिए जो है इसमें जो पूर्वानुमान जो है फोरकास्ट में डेटा जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो ये सी फ्लड जो पहल है, जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन है एनएसएम, उसके तहत लागू किया जाएगा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। और अगर नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन की बात करूं तो इसको जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन दोनों द्वारा नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन का जो है संचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये सी फ्लड का नाम थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट न्यूज, आईएनएस तमाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईएनएस तमाल। इससे यांतार शिपयार्ड कालिनग्राद रूस में कमीशन किया गया और इस युद्धपोत का नेतृत्व कैप्टन श्रीधर टाटा द्वारा किया गया। कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना दो? इसका आंसर है दोनों। ये आप देख सकते हो कि आईएनएस तमाल भारतीय नौसेना में कलिनिनग्राद रूस में किया गया शामिल। ठीक है, तो रूस के जो यांतर शिपयार्ड है कलिनिनग्राद में उसमें वहां पर जो इंडियन नेवी में जो इस आईएनएस तमाल को शामिल किया गया और इसका जो नेतृत्व किसने किया? कैप्टन श्रीधर टाटा। तो ये नाम थोड़ा आप ध्यान में रखना। ये जो सम्मान समारोह रूस में हुआ और इसमें भारत के उप एडमिरल संजय जसजीत सिंह वो भी शामिल थे। और इस अगर मैं आईएनएस तमाल की बात करूं, ये भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट 1135.6 यानी कि तालवार क्लास श्रृंखला का 8वां युद्धपोत है। तो ये भी ध्यान रखना, प्रोजेक्ट 1135.6 यानी तालवार क्लास का आईएनएस जो तामल है जो अंतिम इसका युद्धपोत है। ठीक है, और ये एक मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। जो मैंने आपको अभी बताया था कि स्टेल्थ गाइडेड है, यानी कि डिटेक्ट करना जो है, इसे ढूंढना जो है मुश्किल रहेगा। और अगर मैं मिसाइल फ्रिगेट की बात करूं, यानी कि ऐसा युद्धपोत है जहां से आप किसी भी मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, और तमाल अगर नाम की बात करें तो ये भगवान इंद्र की पौराणिक तलवार के नाम से जो है प्रेरित किया गया है। और इस युद्धपोत का जो दल है, इस दल को द ग्रेट बियर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना कि कैप्टन श्रीधर टाटा के नेतृत्व में और रूस के यांतर शिपयार्ड में जो है इसको कमीशन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कुछ और इंडियन नेवल शिप की बात करूं जो न्यूज में थी, एक तो अभी अपन ने देखा था आईएनएस उदयगिरी के बारे में। ठीक है ना, आईएनएस उदयगिरी के बारे में अभी देखा था कि एमडीएल मझगांव डॉक शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया। इसके अलावा कुछ और न्यूज की बात करूं तो आईएनएस अर्नाल है, उसको भारतीय नौसेना में इंडक्ट किया गया विशाखापट्टनम में। एक और था आईएनएस आदम्य को भी भारतीय नौसेना में इंडक्ट किया गया। एक और था आईएनएस गुलदार। ये एक ऐसा डीकमीशन्ड इंडियन नेवल शिप है, यानी कि जिसे डीकमीशन किया गया, जो अभी काम में नहीं लिया जाता है। ऐसा एक इंडियन नेवल शिप है जिसको भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम व आर्टिफिशियल कोरल रीफ बनाया गया। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा ध्यान में रखना कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम व आर्टिफिशियल कोरल रीफ किसे बनाया गया? तो आईएनएस गुलदार। इसके अलावा एक और आईएनएस जो रिसेंटली न्यूज में था, आईएनएस कौंडिन्य। ठीक है, आईएनएस कौंडिन्य, ये जो है आईएनएस कौंडिन्य जो है पुराने समय का एक नेवल शिप से प्रेरित करके इसे बनाया गया है और इसे स्टिच करके यानी कि सील के बनाया गया है पुराने तरीके से। और इसे कर्नाटका में जो है सी वोएज यानी कि समुद्री यात्रा के लिए जो है शुरू किया गया या समुद्री यात्रा के लिए छोड़ दिया गया।
क्या नाम है उसका? INS कौंडिन्य, स्टिच करके बनाया गया। और कौंडिन्य जो है एक पुराने जो नाविक है उनके नाम से प्रेरित है। नेक्स्ट न्यूज, भारत सरकार ने राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम किस भारतीय समाज सुधारक के नाम पर रखा? यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसका जो नाम किस इंडियन सोशल रिफॉर्मर पर रखा गया? राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले या ज्योतिराव फुले? क्या है आंसर? सावित्रीबाई फुले। ये आप देख सकते हो कि केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री जो अन्नपूर्णा देवी है, उन्होंने राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान जो है NIP CCD, उनका नाम आधिकारिक रूप से बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान जो कर दिया। ये आप फोटो देख सकते हो, या फोटो में, तो ये जो है इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया गया है। ठीक है। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5 भारतीय अंडर 17 महिला पहलवानों में से एक अश्विनी जो वैष्णव है राजस्थान की, वो राजस्थान की किस जिले से संबंध रखती है? अश्विनी वैष्णव, वन ऑफ द 5 अंडर 17 इंडियन अंडर 17 वुमेन टू विन गोल्ड एट द अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? जयपुर, भिलवाड़ा, जोधपुर या अलवर? क्या है ऑप्शन? क्या है आंसर? इसका आंसर है भिलवाड़ा। तो ये आप देख सकते हो कि अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन युंगटाओ वियतनाम में, ये ध्यान में रखना कि कहां पर हुआ एशियन अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप, युंगटाओ वियतनाम में। और अश्विनी वैष्णव जो है, सॉरी अश्विनी बिश्नोई जो है, उन्होंने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल महिला भार में वर्ग में भाग लिया और फाइनल मुकाबले में जो इन्होंने स्वर्ण पदक मुकाबले में जो इन्होंने चीन की जो पहलवान है उसे 2-0 से हराया। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले 5 जो भारतीय अंडर 17 महिला पहलवान थे उनमें से एक है। और भारतीय जो टीम है उसने टोटल 10 पदक जीते, जिसमें से 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक थे, और चैंपियन टीम जो बनी भारत। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली बाल निगम सभा 15 अगस्त 2025 को कहां आयोजित की जाने वाली है? वेयर इज इंडिया फर्स्ट चिल्ड्रन कोऑपरेटिव असेंबली scheduled to be held on 15 अगस्त 2025? न्यू दिल्ली, भोपाल, जयपुर या अहमदाबाद? क्या है आंसर? जयपुर। ये आप देख सकते हैं कि देश की पहली बाल निगम सभा का आयोजन 15 अगस्त 2025 को जयपुर नगर निगम के हेरिटेज भवन में आयोजित किया जाएगा। मुख्य आयोजक कौन थे? तो जयपुर नगर निगम, और इनके साथ सह आयोजक डिजिटल बाल मेला व फ्यूचर सोसाइटी है। ठीक है। और इसमें जो जयपुर नगर निगम का जो हेरिटेज वार्ड है, वहां पर जो बच्चों को जो बाल निगम या फिर बच्चों को जो बाल पार्षद के रूप में चुना जाएगा, और फिर जो इस बाल निगम सभा है इसमें भाग लिया जाएगा उनके द्वारा। ठीक है। और इसमें बच्चों के द्वारा जो नागरिक मुद्दे जो होते हैं उनको उठाया जाएगा, और स्वच्छ भारत का जो अभियान है उसके संबंध में भी कुछ सुझाव दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कहां पर किया गया? तो जयपुर में। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, भारतीय नौसेना की फाइटर स्ट्रीम लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? हु बिकेम द फर्स्ट वुमन पायलट इन द इंडियन नेवीज फाइटर स्ट्रीम ऑफ नेवल एविएशन? शिवांगी सिंह, भावना कंठ, आस्था पूनिया या अवनी चतुर्वेदी? क्या है आंसर? इसका आंसर है आस्था पूनिया। ये आप देख सकते हो कि भारतीय नौसेना ने सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को नौसैनिक उड्डयन के फाइटर स्ट्रीम में पहली महिला पायलट के रूप में शामिल किया। अगर मैं आस्था पूनिया की बात करूं तो यूपी से है, और ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ठीक है। कहां पर हुई? तो ये दूसरी बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स के दीक्षांत समारोह में हुई। ठीक है। और ये जो पायलट बनी, इसके लिए इन्हें विंग्स ऑफ गोल्ड नाम का एक सर्टिफिकेट दिया। इस सर्टिफिकेट के बाद में ये जो है ऑफिशियली जो है फाइटर पायलट का जो ट्रेनिंग पूरा करके फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त की गई। ठीक है। और ये जो प्राप्त करने वाले इस साल जो 2 कौन सब लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट या सब लेफ्टिनेंट, तो एक तो आस्था पूनिया बनी, और दूसरे जो लेफ्टिनेंट है वो अतुल कुमार ढुल।
नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में किस निजी भारतीय अंतरिक्ष कंपनी को स्वदेशी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग करके सैटेलाइट संचार यानी सैटकॉम सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी मिली, जिससे यह भारत की पहली ऐसी निजी कंपनी बन गई? यानी कि विच प्राइवेट इंडियन स्पेस कंपनी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू रिसीव अप्रूवल टू ऑफर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस यूजिंग लोकली बिल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? स्काईरूट, अग्निकुल, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड या पिक्सल? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अनंत टेक्नोलॉजी। ठीक है, हैदराबाद स्थित अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने भारत की पहली ऐसी निजी कंपनी बनी जो स्वदेशी रूप से निर्मित जियो स्टेशनरी उपग्रह का उपयोग करके सैटेलाइट यानी संचार सेवाएं प्रदान करेगी। ठीक है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या करेगी? हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने वाली ये एक ब्रॉडबैंड फ्रॉम स्पेस सेवाएं शुरू करने की योजना है, और ये एक कॉम्पिटिशन है, compete करके उतारी गई है भारत के द्वारा। किसके कंपटीशन में? तो एलन मस्क के स्टारलिंक, जेफ बेजोस के नेतृत्व में जो अमेजोन की क्यूपर मिशन है, और यूटेलसेट वन वेब जो मिशन है, जिसके अंतर्गत की अंतरिक्ष में जाके ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू की जाएगी। तो उसी के कंपटीशन में भारत के जो अनंत टेक्नोलॉजी है उसने ये सैटेलाइट जो है लॉन्च करी जाएगी। ठीक है, और ज्यादातर जो ब्रॉडबैंड की जो कम्युनिकेशन की जो सैटेलाइट्स होती है वो जो है लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च की जाती है, लेकिन जो अनंत टेक्नोलॉजी है इस सैटेलाइट को कहां पर लॉन्च करेगा? तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में इसे लॉन्च करेगा। ठीक है, क्या रीजन है कि वहां पर लॉन्च करेगा? क्योंकि वहां पर व्यापक कवरेज के लिए कम उपग्रहों की आवश्यकता होगी, और ये एक ऐसा स्थान है जहां पर स्थिर और सिग्नल जो है प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, और बड़े पैमाने पर जो इंटरनेट वितरण जो है करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। वर्ष 2025 में यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस किस तारीख को मनाया गया? ऑन विच डेट वॉज द यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेटेड? 1 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई या 4 जुलाई? क्या है आंसर? 5 जुलाई। ये आप देख सकते हैं कि यूएन अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि कॉप्स डे हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, और इस वर्ष ये 5 जुलाई को हुआ। गत वर्ष यानी कि 2024 में ये 6 जुलाई को मनाया गया था, और इस साल 5 जुलाई को मनाया गया। अगर मैं थीम की बात करूं तो ये सहकारिता है, समावेशी सतत समाधान चलाना एक बेहतर विश्व के लिए, यानी कि कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये इस थीम के ऊपर जो है इस दिवस को जो है सेलिब्रेट किया गया था। एक और चीज जो आपको ध्यान रखने लायक है, एग्जाम में पूछने लायक है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट करके रखना कि यूएन द्वारा 2025 को जो है 2025 वर्ष को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, तो इसलिए ये दिवस जो है अपने लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जुलाई के पहले शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस साल यानी कि 2025 में 5 जुलाई को, और 2024 में 6 जुलाई को मनाया गया था। और इस साल की जो थीम है सहकारिता समावेशी और सतत समाधान चलाना एक बेहतर विश्व के लिए, इस थीम पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए उच्च क्षमता वाले स्विच कम राउटर का क्या नाम है? What is the name of the high capacity switch cum router recently launched by Union Ministry of State Dr. पेमासानी चंद्रशेखर? सुरक्षा 5000, सक्षम 3000, संचार 2000, स्पीड नेट 4000? क्या है आंसर? इसका आंसर है सक्षम 3000। ये आप देख सकते हो, राउटर सक्षम 3000 जो अपने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर है, उन्होंने जो सक्षम 3000 का शुभारंभ किया। किसके द्वारा निर्मित है? तो ये टेलीमेटिक्स विकास केंद्र सी.डॉट द्वारा इसका विकास किया गया। ये क्या है? एक उच्च क्षमता स्विच कम राउटर सिस्टम है ये। ठीक है, और इसका क्या काम होगा? जो फ्यूचर का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रमोट करने में, और बाकी ये एक डेटा कलेक्शन या क्लस्टर के रूप में काम करेगा जो डेटा को कलेक्ट करके रखेगा। ठीक है, तो उसका ये उसी का ये काम करेगा। आधुनिक ये डेटा सेंटर के रूप में, डेटा क्लस्टर के रूप में बड़े पैमाने पर सुपर कंप्यूटर क्लस्टर, क्लाउड बुनियादी ढांचा यानी कि
क्लाउड सर्विसिंग यानी कि क्लाउड बुनियादी ढांचा यानी कि जो डेटा जो होता है क्लाउड सर्विस वाला उसको इकट्ठा करने के लिए काम आएगा। 5G 6G नेटवर्क ये सारे संबंधित। आप नाम ध्यान में रखना कि सक्षम 3000, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 3 से 4 जुलाई 2005 को वेटलैंड प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज 2 डे नेशनल वर्कशॉप ऑन वेटलैंड मैनेजमेंट हेल्ड ऑन 3 and 4 जुलाई 2025? जयपुर राजस्थान, गांधीनगर भोपाल या फिर उदयपुर राजस्थान? क्या है आंसर? उदयपुर राजस्थान। ये आप देख सकते हो कि उदयपुर में नव घोषित रामसर साइट पर वेटलैंड प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित, ठीक है। 3 से 4 जुलाई को राजस्थान के उदयपुर में 2 दिवसीय ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? तो राजस्थान राज्य वेटलैंड प्राधिकरण और भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, इन दोनों द्वारा ये आयोजित की गई, ठीक है। और कहां पर की गई? तो ये मैनार वर्ल्ड विलेज जो है वहां पर आयोजित की गई। अभी आपको पता होगा कि राजस्थान के मैनार जो कि उदयपुर में स्थित है और खिंचन जो है जो कि कहां पर है? फलौदी में। फलौदी, मैनार जो उदयपुर, इन दोनों को रामसर साइट घोषित किया गया। ये आप ये समझ लो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा समझ लो कि आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन लीक हो चुका है, ठीक है, कि मैनार और खिंचन, मैनार उदयपुर, खिंचन फलौदी, इसे जो है रामसर साइट घोषित किया गया। और इसी के साथ राजस्थान में कितने रामसर साइट हो गए? 4, केवलादेव, सांबर और उसके बाद मैनार और खिंचन। और भारत की अगर मैं बात करूं, भारत में कितने रामसर साइट हुए? तो भारत में इसी के साथ बढ़ चुके हैं अब 91, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन कि जुलाई 2025 में किसे कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर के रूप में चयनित किया गया, ठीक है। और सी पेन की कार्यकारिणी समिति में 2025 से 27 कार्यकाल के लिए संचार एवं जनसंपर्क प्रमुख नियुक्त किया गया। वो सिलेक्टेड है Commonwealth Youth Peace Ambassador in July 25 and appointed as the Communication and Public Relation Lead in the Executive Committee of CPAN for 25-27 term. अदिति शर्मा, सुकन्या सोनवाल, अंजलि वर्मा या रिया बोरठाकुर? क्या है आंसर? इसका आंसर है सुकन्या सोनवाल। ये आप देख सकते हो सुकन्या सोनवाल जी, ठीक है। इन्हें जो कॉमनवेल्थ यूथ जो पीस अम्बेसडर के रूप में यानी राष्ट्रमंडल युवा शांति दूत के रूप में इन्हें नामित किया गया, ठीक है। ये कहाँ के? तो IIT जो गुवाहाटी है वहां पर ये बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग की 4थे वर्ष की बीटेक की छात्रा है सुकन्या सोनवाल। इन्हें जो है यूथ अम्बेसडर के रूप में चुना गया कॉमनवेल्थ में, ठीक है। और किस टर्म के लिए? तो ये ध्यान रखना थोड़ा कि 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए इन्हें चुना गया है, ठीक है। इस मिशन का क्या उद्देश्य है? तो शांति को बढ़ावा देना, सम्मान और समझ को प्रोत्साहन करना और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करना, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूं इसके अलावा जो युवा शांति दूतों के लिए चयन का जो मानदंड है, तो शांति निर्माण में जो शुद्ध अनुभव हो, जिनके पास राष्ट्रमंडल के मूल्य और सिद्धांतों के प्रति जो प्रतिबद्धता हो और प्रासंगिक नीति और वकालत ढांचे की जो मजबूत समझ रखती हो, उनको जो है युवा शांति दूत के रूप में चयनित किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखना। अब नाम थोड़ा ध्यान में रखना कि सुकन्या सोनवाल को जो है कॉमनवेल्थ यूथ अम्बेसडर के रूप में चुना गया था, ठीक है। अच्छा, मैं अगर कुछ और नाम की मैं अगर बात करूं, रिसेंटली न्यूज में थी, एक है डांगटी जानवी, ठीक है, आंध्र प्रदेश की है डांगटी जानवी। इन्हें टाइटन स्पेस का एक मिशन है, टाइटन स्पेस मिशन में इस अंतरिक्ष मिशन के लिए इन्हें अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा ध्यान में रखना, डांगटी जानवी, आंध्र प्रदेश की डांगटी जानवी को जो टाइटन स्पेस मिशन है उसमें जो अंतरिक्ष यात्री की उम्मीदवार के रूप में चुना गया। और इसके अलावा डॉक्टर सुचारिता डे को, जो कि एक IIT जोधपुर जो है, IIT जोधपुर में असिस्टेंट डीन के रूप में नियुक्त है। इन्हें इंडियन नेशनल स्पेस एसोसिएशन यानी कि INSA द्वारा
यंग एसोसिएटशिप की से सम्मानित किया गया। ठीक है, यंग एसोसिएटशिप से सम्मानित किया किन्हें? डॉक्टर सुचारिता डे को। अभी जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए आरपीएससी द्वारा स्कूल लेक्चरर के, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि आईआईटी जोधपुर की किस असिस्टेंट डीन को आईएनएसए द्वारा जो यंग एसोसिएटशिप से सम्मानित किया गया। तो किन्हें किया गया? डॉक्टर सुचारिता डे। और इसके अलावा डांकी जानवी का नाम भी ध्यान में रखना, टाइटन स्पेस मिशन में ये उम्मीदवार के रूप में चुनी गई। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। वित्त वर्ष 2024-25 से 26-27 की अवधि के लिए ब्रिक्स सीसीआई महिला प्रकोष्ठ की सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द co-president of BRICS CCI Women Wings for term FY 2024-25 to FY फाइनेंशियल ईयर 26-27। स्वाति मालीवाल, प्रियंका कक्कड़, आतिशी मारलेना या राघवी शर्मा। ठीक है, किन्हें चुना गया? ये आप देख सकते हो कि प्रियंका कक्कड़ जो है, प्रियंका कक्कड़ को ब्रिक्स सीसीआई महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, और ये कौन है? आप देख सकते हो फोटो में, ये आपकी जो है मुख्य प्रवक्ता रह चुकी है या फिर है। ठीक है, और ये 2 वर्ष की कार्यकाल के लिए इन्हें चुना गया है को प्रेसिडेंट सह अध्यक्ष। ठीक है, 2024-25 से 26-27 के बीच में। और इसके अलावा जो रूबी सिन्हा है वो ऑलरेडी जून 2023 से ब्रिक्स सीसीआई महिला विंग की अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। ठीक है, तो ये भी नाम थोड़ा ध्यान में रखना कि प्रियंका कक्कड़ को ब्रिक्स सीसीआई में सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया और अध्यक्ष कौन है? रूबी सिन्हा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये योजना 2 जुलाई 2025 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई और इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को सहायता देने के लिए कुल 1200 करोड़ का आवंटित किया गया है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना से संबंधित अपन को पूछा गया है कि 1200 करोड़ का बजट एलोकेट है और इसे 2 जुलाई 2025 को सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किया गया। क्या है ऑप्शन? केवल एक, केवल दो, दोनों एक दो, ना तो एक ना दो। क्या है ऑप्शन इसका? क्या आंसर है इसका? आंसर है केवल एक। ठीक है, आप देख सकते हो कि राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की गई। कब? तो 2 जुलाई 2025। ध्यान में रखना, 2 जुलाई 2025 को ये योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को समाप्त करना और राजस्थान में ग्रामीण परिवारों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रथम कवरेज की बात करें, चरण की बात करें, तो लगभग 5000 गांवों को चयन किया गया है। और अगर मैं कुल बजट की बात करूं, 1300 करोड़, ना कि 1200, 1300 करोड़ जो है आवंटित किए गए। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुछ और इस योजना के अंतर्गत, तो आत्मनिर्भर परिवारों के लिए प्रोत्साहन दिया गया, यानी कि वो परिवार जो मेहनत से गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं उन्हें 21,000 का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा। इसके अलावा आजीविका सृजन के लिए वित्तीय सहायता, यानी कि स्वरोजगार और आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रति बीपीएल फैमिली को 1 लाख तक का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। जो बीपीएल फैमिली है उसको 1 लाख तक का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। अगर कुछ और बात करूं तो लाभार्थी परिवारों को उनकी प्रगति को मान्यता देने और आगे की सहायता योजना तक पहुंच यानी सुविधाजनक बनाने के लिए आत्मनिर्भर परिवार कार्ड प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अगर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो महिलाओं को सहायता दी जाएगी, कितनी? प्रति परिवार 15,000 तक की सहायता दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, एसएचजी, स्वयं सहायता समूह, उसमें जो महिलाएं जुड़ी है उन्हें 15,000 तक का प्रति परिवार सहायता दी जाएगी। और जिला स्तर पर कुछ पुरस्कार भी रखे गए हैं कि जो भी इस योजना को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 50 लाख, द्वितीय पर 35 और तृतीय पर 25 लाख जो है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम कक्षा 2025 में मोशन पिक्चर श्रेणी के अंतर्गत स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी? विच इंडियन एक्ट्रेस बिकेम द फर्स्ट टू बी ऑनर्ड
with a star on Hollywood Walk of Fame under the motion picture category? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन? आंसर है दीपिका पादुकोण। ये आप देख सकते हो दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर सितारा 2025 वर्ग 2026 वर्ग के अंतर्गत जो है स्टार दिया गया ने, ठीक है। हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये घोषणा की दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 वर्ग में एक जो स्टार से सम्मानित किया गया, ठीक है। और ये ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली अभिनेत्री बनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि 2025 एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली बीकानेर राजस्थान की पैरा एथलीट कौन थी? Who was the para athlete from Bikaner, Rajasthan who won silver medal at 2025 Asian Para Archery Championship in Beijing? हरविंदर सिंह, राकेश कुमार, श्याम सुंदर स्वामी या शीतल देवी? क्या है आंसर? श्याम सुंदर स्वामी। न्यूज देखते हैं अपन। 2025 एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप बीजिंग चाइना में हुई, ठीक है। बीजिंग चाइना में हुई और इसमें भारत के स्वर्ण पदक विजेता की बात करें तो हरविंदर सिंह और भावना ने रिकवर ओपन मिश्र टीम में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा रिकवर पुरुष ओपन जो व्यक्तिगत कंपटीशन होता है, ठीक है, उसमें हरविंदर सिंह ने थाईलैंड को हराकर गोल्ड मेडल जीता। अगर कंपाउंड महिला टीम की बात करें तो शीतल देवी और ज्योति ने ये गोल्ड जीता। इसके अलावा अगर अपन रजत पुरस्कार यानी कि रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल की बात करें तो कंपाउंड पुरुष टीम राकेश कुमार और श्याम सुंदर बिश्नोई जो बीकानेर के हैं, उन्होंने फाइनल में चीन से हालांकि बहुत ही कम मार्जिन में वो हारे और उन्हें जो है रजत पदक मिला, ठीक है। ये आप देख सकते हो हरविंदर सिंह जी, और ये आप देख सकते हो कि जो बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी जी है, ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो ये थी आज की लास्ट न्यूज। अपन ने इस सेशन में 1 से 8 जुलाई कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो आपके एग्जाम में एक्चुअली पूछी जा सकती है वो न्यूज कवर की है। कल से अपन डेली की न्यूज कवर करेंगे जिससे जो है आपको ज्यादा बर्डन ना हो। मैं समझ सकता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा रहा क्योंकि अपन को पूरे 8 दिन की न्यूज कवर करनी थी, अराउंड 40 क्वेश्चंस और 40 न्यूज कवर करनी थी, इसलिए ये लंबा रहा। कल से अपन क्या करेंगे, डेली का न्यूज कवर करेंगे, डेली के 5 न्यूज कवर करेंगे जो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। उसे आप इजीली जो है डेली पढ़ सकते हो, खाना खाते आप आराम से देख सकते हो, कुछ भी करते हुए आराम से आप देख सकते हो, ठीक है ना। ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा और इसके के साथ आपका क्या है डेली जो है रिवीजन भी होता जाएगा और इम्प्रूवमेंट भी होती रहेगी, ठीक है, ताकि आपको लास्ट में जो है 1-2 महीने में जो है फैक्ट ना रखने पड़े, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन इस सेशन में जुड़ने के लिए और मिलते हैं कल अगले वीडियो में डेली करंट अफेयर के साथ, ठीक है। थैंक यू।